हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कुंदन। तो आज हम अकाउंट्स के फर्स्ट चैप्टर का पार्ट नंबर 2 करने वाले हैं, प्लस स्टार्टेड। तो हमारा टॉपिक है साझेदारों के पूंजी खातों का अनुरक्षण, यानी कि साझेदारों के पूंजी खातों का अनुरक्षण, यानी कि उनकी जो साझेदार का पूंजी कैपिटल अकाउंट है उसको हम कैसे मैनेज करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्टेड। तो साझेदारों तथा फर्म से संबंधित सभी लेन देन को उनके पूंजी खातों के माध्यम से खातों में अभिलिखित किया जाता है, यानी कि जो भी साझेदार जो है पूंजी निकालते हैं या डालते हैं तो उनको कैपिटल अकाउंट से उनको क्या किया जाता है, एडजस्ट किया जाता है। इसके अंतर्गत पूंजी के रूप में लगाई गई धनराशि, यानी कि पूंजी लगाते हैं उसको, और पूंजी की निकासी यानी कि पूंजी निकालते हैं तब, और लाभ का भाग और पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज, साझेदार का वेतन तथा साझेदार का कमीशन आदि शामिल होते हैं। ये सारी चीज़ें जो है जो साझेदार का कैपिटल अकाउंट है उसके अंदर शामिल होती है, जिसकी क्या है, दो विधियाँ होती है। दो विधियाँ कौन कौन सी होती है? एक तो होती है स्थिर पूंजी विधि फिक्स्ड कैपिटल मेथड, एंड दूसरा है अस्थिर पूंजी विधि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ठीक है, ये फिक्स्ड हो गई और ये अस्थिर यानी कि अस्थिर पूंजी विधि अनफिक्स्ड हो गई। ठीक है, तो ये जिनमें साझेदारों के पूंजी खातों को अनुरक्षित किया जाता है, यानी कि इनके अंदर हम क्या करते हैं, साझेदार के कैपिटल अकाउंट को बनाते हैं। पहला है स्थिर पूंजी विधि और दूसरा है अस्थिर पूंजी विधि। ये जो टॉपिक्स है ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं। इन दोनों के बीच यह अंतर निहित है कि क्या साझेदार के पूंजी खातों में प्रत्यक्ष रूप से पूंजी की निकासी अतिरिक्त आहरण के रूप में लेखावित की गई है अथवा नहीं। तो फर्स्ट आता है, हमारी फर्स्ट जो मेथड है उसका नाम है अस्थिर पूंजी विधि, जिसे हम कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड। स्थिर पूंजी विधि के अंतर्गत साझेदारों की पूंजी तब तक स्थिर रहती है, स्थिर मतलब फिक्स्ड रहती है, तब तक स्थिर रहती है जब तक कि वो साझेदार उस पैसे को या तो निकाल ना ले या और पैसा लगा ना दे। यानी कि अगर वो निकालेगा तो उसकी कैपिटल फिक्स नहीं रहेगी, और अगर लगाएगा तो भी उसकी कैपिटल फिक्स नहीं रहेगी। तब तक स्थिर रहती है, कब तक? जब तक कि साझेदारों के समझौते के अनुसार अतिरिक्त पूंजी को सन्निविष्ट ना किया जाए, यानी कि अतिरिक्त पूंजी को निकाला ना जाए। इसको हम क्या कहते हैं? आहरण कहते हैं। यानी कि जब तक वो आहरण ना कर ले तब तक स्थिर रहेगी, अथवा पूंजी के एक भाग की निकासी न की जाए। एक भाग की पूंजी को सन्निविष्ट यानी कि पूंजी लगाई ना जाए तब तक, और तब तक जब तक कि वो पूंजी को निकाल ना ले, यानी कि आहरण ना कर ले। यानी कि जब तक वो लगाए नहीं और जब तक वो आहरण ना कर ले, ये दो एस्पेक्ट है जब तक कि पूंजी स्थिर रहेगी, है ना। आपके ये क्वेश्चन बनता है कि पूंजी कब तक स्थिर रह सकती है? जब तक कि पूंजी की निकासी यानी कि पूंजी का आहरण ना किया जाए और अतिरिक्त पूंजी लगाई ना जाए, तब तक पूंजी क्या रहेगी? स्थिर रहेगी। सभी लेन देन के प्रकार के लेन देन जैसे कि लाभ की भागीदारी, पूंजी पर ब्याज, आहरण आदि एक अलग खाते में आलेखित किए जाते हैं, जिसे साझेदार का चालू खाता कहते हैं, यानी कि करंट अकाउंट कहते हैं। कैपिटल अकाउंट में क्या होता है? सिर्फ जो पूंजी लगाई गई है या पूंजी निकाली गई है उसको हम लिखते हैं, और जो भी अन्य काम होते हैं जैसे कि लाभ की भागीदारी, उसका कोई प्रॉफिट है, पूंजी पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, आदि को हम किस में? करंट अकाउंट में डालते हैं, यानी कि पार्टनर्स के करंट अकाउंट में डालेंगे। साझेदारों के पूंजी खातों का एक जमा शेष यानी कि क्रेडिट शेष प्रदर्शित करते हैं, जो कि साल दर साल तक ठीक वैसे ही रह सकते हैं जब तक कि उनमें इस अवधि के दौरान अतिरिक्त पूंजी का सन्निवेश या आहरण न किया जाए। यानी कि कैपिटल अकाउंट का क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। क्रेडिट बैलेंस तब तक रहेगा जब तक कि पूंजी ना लगाई जाए, और जब तक कि पूंजी ना निकाली जाए तब तक वो क्रेडिट बैलेंस रहेगा, यानी कि वो क्या रहेगी? स्थिर पूंजी रहेगी। जबकि दूसरे और चालू खाते का नाम शेष या जमा शेष प्रकट हो सकता है, यानी कि कैपिटल अकाउंट का स्थिर पूंजी में क्या रहता है? क्रेडिट बैलेंस रहता है, जबकि करंट अकाउंट जो होता है उसके अंदर क्रेडिट और डेबिट दोनों बैलेंस रह सकता है, प्रकट कर सकता है। चालू खाते के तुलन पत्र नाम शेष को परिसंपत्ति की तरफ, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि चालू खाते के तुलन पत्र यानी कि बैलेंस शीट के डेबिट साइड में किसको? एसेट्स की तरफ,
और जमा शेष यानी कि क्रेडिट शेष यदि है तो उसको देनदारियों की ओर प्रदर्शित किया जाता है, यानी लायबिलिटीज़ की ओर दिखाया जाता है। यानी कि करंट अकाउंट का अगर डेबिट बैलेंस आ रहा है तो हम एसेट्स की तरफ दिखाएंगे बैलेंस शीट के अंदर, और अगर क्रेडिट बैलेंस आ रहा है तो उसको हम बैलेंस शीट में लायबिलिटीज़ की तरफ लिखेंगे। ये हमारे क्लियर होना चाहिए कि हमें कहाँ पर लिखना है। यहाँ पे एक छोटा सा नोट बना देती हूँ। तो यहाँ पे करंट अकाउंट है, चालू खाता तुलन पत्र नाम शेष को परिसंपत्ति और जमा शेष को देनदारियों की ओर प्रदर्शित करना है। यानी कि यहाँ पे करंट अकाउंट है, हमारा करंट अकाउंट है, तो उसका जो डेबिट बैलेंस होगा वो तो कहाँ पे, एसेट साइड में, एसेट साइड के अंदर, और क्रेडिट बैलेंस जो है वो हमारा लायबिलिटी साइड के अंदर दिखाना है। यहाँ पे आप एक शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं कि इस पूरी लाइन को ना पढ़ के आप इतना सा पढ़े तो आपको ये समझ आ जाए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, करंट अकाउंट के अंदर हम डेबिट बैलेंस होगा तो कहाँ दिखाएंगे, एसेट्स के अंदर दिखाएंगे, और क्रेडिट बैलेंस होगा तो हम कहाँ दिखाएंगे, लायबिलिटीज़ के अंदर दिखाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारा स्थिर पूंजी विधि के अंतर्गत खाता, पूंजी खाता और चालू खाता निम्नवत प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि इनका फॉर्मेट दिया गया है। यानी कि हमारे पास पूंजी खाते के अनुरक्षण की कितनी विधियाँ हो गई, 2 विधियाँ हो गई। पहली कौन सी है, स्थिर पूंजी विधि, जिसे हम कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड। दूसरी होगी अस्थिर पूंजी विधि, जिसे हम कहते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। यानी कि फिक्स्ड कैपिटल स्थिर पूंजी विधि में कितने खाते बनते हैं, 2। पहला कौन सा है, कैपिटल अकाउंट पूंजी खाता, दूसरा कौन सा है, करंट अकाउंट। पूंजी खाते के अंदर क्या लिखा जाता है, पूंजी खाते के अंदर जो भी हम राशि लगाएंगे, पूंजी लगाएंगे या निकालेंगे तो उसको हम कैपिटल अकाउंट के अंदर लिखते हैं, और करंट अकाउंट के अंदर जो भी साझेदार की अन्य गतिविधियाँ होती है, जैसे कि लाभ की भागीदारी, पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज आदि, ये जो सारी होती है वो हम कहाँ दिखाएंगे, करंट अकाउंट के अंदर। फिर हमारा आ जाता है अस्थिर पूंजी विधि, जो हम आगे पढ़ेंगे। उसके अंदर सिर्फ एक अकाउंट होता है, वो होता है कैपिटल अकाउंट। उसके अंदर ही पूंजी का लेखा किया जाता है, और उसी के अंदर जो साझेदार के अन्य जो लेन देन होते हैं, लाभ पर भागीदारी, आहरण पर ब्याज और पूंजी पर ब्याज, तो हम उनको अस्थिर पूंजी की विधि के अंदर कैपिटल अकाउंट में लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम फॉर्मेट देखते हैं, साझेदार का पूंजी खाता यानी कि कैपिटल अकाउंट, जिसे हम क्या देते हैं, कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे आपको डेबिट और क्रेडिट लिखना है, ये आपको लिखना नहीं भूलना है। अब आप जब रफ कॉपी में भी क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं तो आपको प्रॉपर फॉर्मेट बना के और पूरा नाम लिख के तभी क्वेश्चन सॉल्व करना है। ऐसे नहीं कि हम तो रफ में कर रहे हैं तो रफ में ऐसे कर देते हैं, सिर्फ ऐसे लाइन बनाई और अमाउंट लिखी और कर दिया क्वेश्चन, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी प्रैक्टिस यहीं से चालू हो जाती है, रफ कॉपी से ही, है ना। पूरा फॉर्मेट बना के डेबिट क्रेडिट लिख के, पूरा जो कैपिटल का नाम, जो नाम होता है ना, अकाउंट का नाम होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पूरा ऐसा लिख के डेबिट क्रेडिट लिख के, और स्केल से नहीं बनाओगे तो भी चलेगी, रफ कॉपी में हाथ से ऐसे खींच के पूरा फॉर्मेट बना के फिर आपको प्रैक्टिस करनी है, तभी आपकी स्पीड बनेगी अकाउंट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डेट पर्टिकुलर और ये आपको लेज़र फोलियो अमाउंट ऐसे लिखना है। अब हम मेन बात करते हैं कि हमें अपना स्टार्ट कहाँ से करना है। तो यहाँ पे जमा यानी क्रेडिट की साइड क्या लिखेंगे हम, प्रारंभिक शेष यानी कि ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। यानी कि क्वेश्चन के अंदर हमें दिया गया है ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है, तो इसको हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड के अंदर लिखेंगे। क्रेडिट साइड के अंदर इसको हम यहाँ पे लिख देंगे ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। और फिर यहाँ पे बैंक नवीन पूंजी सन्निविष्ट यानी कि कोई पूंजी आपने लगाई है तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिट साइड के अंदर। किस नाम से लिखेंगे, बाय बैंक के नाम से लिखेंगे, ठीक है। डेबिट साइड के अंदर क्या क्या लिखेंगे हम,
बैंक पूंजी स्थायी आहरण, यानी कि आपने कोई पूंजी निकाली है तो हम डेबिट साइड के अंदर लिखेंगे, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा ड्राइंग। जमा शेष यानी कि अंतिम शेष टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी हम इधर साइड लिखकर हमारा अमाउंट जो आएगा उसको हम कर देंगे। तो पूंजी खाते का फॉर्मेट सीधा साधा है, क्रेडिट बैलेंस होगा उसको हम बाय बैलेंस सीडी लिख के, बाय बैलेंस बीडी लिख के, नहीं हाँ बाय बैलेंस सीडी लिख के हम ओपनिंग बैलेंस लिख देंगे क्रेडिट साइड में, नीचे लिख दिया अगर बाय बैंक पूंजी लगाई है तो उसको लिख दिया बाय बैंक में, और डेबिट साइड के अंदर क्या लिखेंगे, अगर हमने आहरण किया है तो टू बैंक लिख देंगे, और जो भी बैलेंस बनता है तो उसको हम टू बैलेंस बीडी लिख के क्लोज कर देंगे। फिर नेक्स्ट आता है हमारा साझेदारों का चालू खाता यानी कि करंट अकाउंट। करंट अकाउंट ऐसे ही हमें फॉर्मेट बनाना है, डेबिट क्रेडिट लिखना है। फिर यहाँ पे आता है शेष प्रारंभिक शेष जमा के मामले में, यानी कि ये हमारा ओपनिंग बैलेंस कहीं पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है और यहाँ पर भी हो सकता है, यानी कि क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है और डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। तो बाय बैलेंस बीडी यहाँ भी हो सकता है, बाय बैलेंस बीडी टू बैलेंस बीडी यहाँ भी हो सकता है। फिर यहाँ पे लिखेंगे हम टू बाय सैलरी, बाय सैलरी कमीशन पूंजी पर ब्याज कहाँ पर आता है, क्रेडिट साइड में आता है। ये आपको फॉर्मेट तभी याद होंगे तब आप जब लिख के प्रैक्टिस करोगे रफ कॉपी में या क्वेश्चंस लगाओगे, तब आपको ये फॉर्मेट अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे। तो क्रेडिट साइड में हम क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस बीडी, सैलरी, कमीशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और लाभ व हानि विनियोजन खाता यानी कि पेंडल एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट इधर आएगा क्रेडिट साइड में, और ये आ जाएगा हमारा बाय बैलेंस सीडी। फिर आता है डेबिट साइड में क्या आएगा, तो टू बैलेंस बीडी, यानी कि इसमें डेबिट और क्रेडिट दोनों बैलेंस हो सकते हैं, तो यहाँ पे दोनों साइड यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे टू ड्राइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और यानी टू इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे होता है, और हानि का भाग यानी कि जो भी लॉस हुआ है, यानी कि पेंडल एप्रोप्रिएशन का जो लॉस हुआ है वो हम क्या कहाँ दिखाएंगे, डेबिट साइड में दिखाएंगे। तो ये हमारा पूरा करंट अकाउंट का फॉर्मेट हो जाता है। करंट अकाउंट के फॉर्मेट को हम एक बार वापस रिवाइज करेंगे। हम पहले क्या लिखेंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट, डेबिट क्रेडिट लिखा, डेट पर्टिकुलर अमाउंट लिख के लाइन बनाई। फिर क्या लिखा, यहाँ पे क्रेडिट है और यहाँ पे डेबिट है। क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, इनका क्रेडिट और डेबिट दोनों बैलेंस हो गए थे, तो बाय बैलेंस टू बैलेंस बीडी और बाय बैलेंस पीडी, दोनों में से कोई एक होगा तो उसको आपको लिखना है। फिर इधर क्या आएगा, बाय सैलरी, बाय सैलरी कोई पार्टनर्स की सैलरी, बाय पार्टनर सैलरी, बाय पार्टनर्स कमीशन, और बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और बाय पेंडल एप्रोप्रिएशन लॉस प्रॉफिट आएगा इधर। ठीक है, पेंडल एप्रोप्रिएशन का कोई प्रॉफिट है तो हम इधर लिखेंगे करंट अकाउंट के अंदर। फिर डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी अगर है तो, उसके बाद टू ड्राइंग कोई आहरण किया है तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखेंगे, उसके बाद टू पेंडल एप्रोप्रिएशन के लॉस है तो उसको लिखेंगे अगर है तो, और दोनों को बैलेंस करके देख लेंगे कि हमारा क्या बचता है, बाय बैलेंस बचता है, बाय बैलेंस बीडी सीडी बचता है या टू बैलेंस सीडी बचता है, उनको देखकर हम अपना अकाउंट बना लेंगे। तो ये हमारा हो गया करंट अकाउंट का फॉर्मेट। ये आपको मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, उनमें से आप पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। फिर हमारा दूसरा मेथड आता है अस्थिर पूंजी विधि, जिसे हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड कहते हैं, यानी कि इसमें उस स्थिर पूंजी विधि में क्या थी, पूंजी जो है फिक्स रहती है। अस्थिर पूंजी विधि में क्या होगा, इसमें पूंजी घट बढ़ जाती है, कभी पूंजी ज़्यादा हो जाती है, कभी पूंजी कम हो जाती है, इसमें ऐसे होता है। अस्थिर पूंजी विधि के अंतर्गत केवल एक खाता, स्थिर पूंजी विधि में कितने, दो खाते, कौन कौन से, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट। और अस्थिर पूंजी विधि में कौन से, एक ही अकाउंट बनता है, वो भी कौन सा, पूंजी खाता। पूंजी खाता ही प्रत्येक साझेदार के लिए तैयार किया जाता है। इसमें सभी समायोजन यानी कि एडजस्टमेंट होते हैं, जैसे कि लाभ एवं हानि। उसमें तो हम अलग अलग खाते बनाते थे, पूंजी के लिए अलग खाता और अन्य कोई लेन देन होते हैं, लाभ भागीदारी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसके लिए हम अलग करंट अकाउंट बना रहे थे। इसके अंदर क्या है, दोनों का मिक्सअप है,
यानी कि कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट में जो चीज़ें लिखी जा रही हैं उन सबको मिक्स करके किस में लिखना है, अस्थिर पूंजी विधि में कैपिटल अकाउंट के अंदर लिखना है। तो पूंजी खाता है प्रत्येक साझेदार के लिए तैयार किया जाता है। इसमें सभी समायोजन होते हैं, जैसे कि लाभ एवं हानि का भाग, कोई प्रॉफिट एंड लॉस है तो पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, साझेदार का वेतन, पार्टनर सैलरी और पार्टनर्स का कमीशन आदि सभी साझेदारों के पूंजी खातों में सीधे अभिलिखित किए जाते हैं, जिसके कारण पूंजी खाते का शेष समय समय पर क्या होता है, अस्थिर यानी कि घट बढ़ हो जाता है। यानी कि जब पार्टनर्स का कमीशन आया, पार्टनर की सैलरी आई तो बढ़ गया, पार्टनर का घटेगा कैसे, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना है, कोई ड्राइंग उसने मतलब पैसा बाहर निकाला है तो उसका क्या जाएगा, घट जाएगा। तो इसमें क्या होता है, घट बढ़ जाता है। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इस विधि को हम घट बढ़ अस्थिर पूंजी विधि भी कहा जाता है। यानी कि पेपर में पूछ सकते हैं कि इस क्वेश्चन को आप घट बढ़ विधि से कीजिए, तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। घट बढ़ विधि क्या है, अस्थिर पूंजी विधि का ही दूसरा नाम है। किसी भी निर्देश के अभाव में पूंजी खाते को इस विधि के द्वारा तैयार किया जाना चाहिए। यानी कि यहाँ पे ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है आपका कि किसी भी निर्देश के अभाव में, यानी कि आपको क्वेश्चन में नहीं बताया गया है कि कौन सी विधि यूज़ करनी है, अस्थिर पूंजी विधि का यूज़ करना है या अस्थिर पूंजी विधि का, तब हम क्या करेंगे, पूंजी खाते को इसी विधि से यानी कि अस्थिर पूंजी विधि से ही क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये आप अपनी कॉपी में नोट लगा के भी लिख सकते हैं कि क्वेश्चन में जब ये नहीं कहा जाए कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड से करना है क्वेश्चन या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से करना है, तो उसमें कौन सा चूज़ करना होगा आपको, अस्थिर पूंजी विधि से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है जब कुछ भी नहीं कहा हो। तो ये लाइन इम्पोर्टेंट है, आपको नोट करनी है। किसी भी निर्देश के अभाव में पूंजी खाते को इस विधि के द्वारा यानी अस्थिर पूंजी विधि के द्वारा किया जाता है। इस पूंजी खाते को घट बढ़ अस्थिर पूंजी के अंतर्गत तैयार करने हेतु हमें प्रारूप दिया गया है, वो कौन सा है देखते हैं। साझेदार का पूंजी खाता, इसमें सीधा कैपिटल अकाउंट बन रहा है। कैपिटल अकाउंट ये हमारा बन रहा है, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट ये लिखा आपने, और डेबिट और क्रेडिट लिखा। और यहाँ पे ये जो अकाउंट नेम हुआ वो भी इम्पोर्टेंट होता है। फिर यहाँ पे लिखेंगे, इसमें भी डेबिट और क्रेडिट कोई सा भी बैलेंस होता है, तो बाय बैलेंस बीडी या टू बैलेंस बीडी हो सकता है। फिर यहाँ पे टू बैंक, कोई पूंजी आपने लगाई है तो यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक। यहाँ तक का जो हमारा काम था, यहाँ तक का हम पूंजी स्थिर पूंजी विधि में क्या करते थे, किस में लिखते थे, कैपिटल अकाउंट में लिखते थे, है ना, कैपिटल अकाउंट में लिखते थे। और यहाँ से लेके यहाँ तक का काम किस में लिखते थे हम, करंट अकाउंट में लिखते थे। अब इसमें अस्थिर पूंजी विधि में क्या किया, इन दोनों को मिक्स कर दिया, इन दोनों को मिक्स करके एक अकाउंट बना दिया जिसे हम कहते हैं कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो इस यहाँ पे बाय बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी। फिर यहाँ पे टू बैंक, अगर आपने कोई पैसा लगाया है तो यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक। फिर यहाँ पे सैलरी, पूंजी पर ब्याज, लाभ हानि विनियोजन P&L एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट है तो। और फिर यहाँ पे डेबिट में आ जाते हैं, क्या क्या लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी, ड्राइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टू P&L एप्रोप्रिएशन लॉस है तो। और बैलेंस निकाल लेंगे, अगर यहाँ बचता है तो यहाँ लिख देंगे टू बैलेंस CD, और यहाँ बचता है तो यहाँ लिख देंगे टू बैलेंस CD, सॉरी बाय बैलेंस CD। तो ये हमारा हो गया पूंजी खाते का फॉर्मेट। अस्थिर पूंजी विधि के अंतर्गत साझेदार पूंजी खाते का प्रारूप। आपको ये NCERT बुक में तो हिंदी में लग रहे हैं, लेकिन आपको इंग्लिश में लिखना है तो आप वो मेरे जो नोट्स हैं हैंड रिटन, आप उसमें जाके देख सकते हैं। और ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, स्थिर एवं अस्थिर पूंजी खातों के बीच अंतर क्या होता है, यानी कि फिक्स्ड कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के बीच डिफरेंस क्या होता है। बहुत ही आसान है, इसको पढ़ते हैं। स्थिर एवं अस्थिर पूंजी विधि के बीच अंतर मुख्य बिंदुओं के संक्षेप में निम्नवत दिया गया है। अंतर का आधार, आपको भी पेपर में बिल्कुल ऐसी प्रेजेंटेशन करनी है
कि अंतर का आधार लिखना है, यानी कि बेसिस लिखना है, ठीक है। फिर यहाँ पे स्थिर पूंजी लिखा, अस्थिर घटपट पूंजी लिखा, ऐसे टेबल बनाई आपने, ऐसे करके आपने डिफरेंस करके लिखा पूरा। पेपर में भी ऐसे ही आपको प्रेजेंटेशन करनी है। फिर यहाँ पे लिखेंगे खातों की संख्या। स्थिर पूंजी विधि में कितने होते हैं खाते? 2 होते हैं। कौन कौन से? चालू पूंजी खाता और चालू खाता। और घट बढ़ अस्थिर पूंजी विधि में कितना होता है? 1 खाता, जिसे हम कहते हैं पूंजी खाता। तो इस विधि के अंतर्गत प्रत्येक साझेदार के लिए 2 खाते अलग अलग सुस्थापित किए जाते हैं, अर्थात पूंजी खाता तथा चालू खाता। प्रत्येक साझेदार का 1 खाता होता है। अस्थिर घटबढ़ पूंजी विधि में पूंजी खाता इस विधि के अंतर्गत होता है। संलेख संबंधी मदें, यानी कि स्थिर पूंजी विधि में कौन कौन सी मदें सम्मिलित की जाती है? तो आहरण, वेतन, पूंजी पर ब्याज आदि के लिए सभी समायोजन चालू खातों में किया जाता है। और पूंजी खाते के लिए, पूंजी के लिए जो समायोजन है वो किस में किए जाते हैं? खातों में हस्तांतरित किए जाते हैं, और न कि पूंजी खातों में। पूंजी खातों में सिर्फ क्या होता है? पूंजी के लेन देन होते हैं। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में आहरण, पूंजी पर ब्याज आदि के सभी समायोजन किसमें? पूंजी खाते कैपिटल अकाउंट में होते हैं। स्थिर शेष यानी कि बैलेंस क्या होता है? स्थिर पूंजी में तो क्या होता है? स्थिर पूंजी में स्थिर शेष किसका होता है? तो पूंजी खाता शेष सामान्यतः तो अपरिवर्तित रहता है, यानी कि स्थिर पूंजी विधि में क्या होता है? जो अकाउंट का बैलेंस है वो अपरिवर्तित रहता है, क्योंकि हम यहाँ पे न तो पूंजी निकाल रहे हैं और न ही पूंजी लगा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अपरिवर्तित ही रहता है, केवल विशिष्ट अपवाद स्थितियों को छोड़कर। फिर अस्थिर पूंजी विधि में पूंजी खाते का शेष जो है सारदलसर परिवर्तित होता रहता है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? घट बढ़ पूंजी विधि भी कहते हैं। फिर आता है जमा शेष। जमा शेष किसका होता है? क्रेडिट बैलेंस किसका होता है? तो स्थिर पूंजी विधि के अंदर इसमें पूंजी खाते सदैव क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है इनका। और अस्थिर पूंजी विधि में इसमें खाते का ज़्यादातर नाम शेष प्रदर्शित कर सकते हैं हम, डेबिट बैलेंस, ठीक है। यहाँ पे क्रेडिट, यहाँ पे डेबिट। यहाँ से हमारे क्वेश्चन स्टार्ट है कि अस्थिर सेल्फ टेस्ट के क्वेश्चन है। फर्स्ट वाले तो मैंने आपको टिकअप वाले थे वो मैंने करवा दिए, और ये आपको मैं जो अगले वीडियो में, आज तो मैं इसकी थ्योरी पढ़ाऊँगी, अगले वीडियो में इसके क्वेश्चन कराऊँगी। तो आपको ये अगले वीडियो में करवाऊँगी आपको, या आपको मैं एक क्वेश्चन आपको करवा भी सकती हूँ। ये लाभ हानि विनियोजन खाता और साझेदारों के पूंजी एवं चालू खाते को तैयार करना है। अभी हमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को पढ़ा नहीं है, तो हम इसको नहीं बनाएंगे एक बार। और यहाँ पे लाभ हानि विनियोग खाता बनाइए, साझेदारों के पूंजी खाते बनाइए। तो इन सब में पहले P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन करवा ही देती हूँ, है ना। जैसे सौम्या और विमल एक फर्म में, ऐसे मैं एक बार बोल के बता रही हूँ, अगली वीडियो में आपको मैं लिख कर भी बताऊँगी कि कैसे आपको फॉर्मेट बनाना है, कैसे आपको सॉल्व करना है। तो लेट्स स्टार्ट। एक फर्म में सौम्या और विमल साझेदार हैं, जिन्होंने 3:2 में लाभ आने की भागीदारी के आधार पर साझेदार हैं, पार्टनर हैं। 1 अप्रैल 2013 को उनके पूंजी खाते एवं चालू खातों में शेष निम्नवत है। सौम्या और विमल, पूंजी खाते का शेष क्या है? 3 लाख, और विमल का कितना है? 2 लाख। चालू खाते का जमा शेष कितना है? 1 लाख सौम्या का, और विमल का 80,000। साझेदारी विलेख में प्रावधान रखा गया कि सौम्या को 500 रुपये प्रति माह का वेतन दिया जाएगा, सैलरी दी जाएगी, जबकि विमल को प्रति वर्ष 4,000 रुपये कमीशन के रूप में मिलेंगे। पूंजी पर ब्याज की दर 6% प्रति वर्ष रखी गई है, और वर्ष भर के लिए सौम्या एवं विमल के आहरण क्रमशः कितने हैं? 30,000 और 10,000 रुपये थे। इन्होंने ड्राइंग की है। इन समायोजनों के पूर्व फर्म का कुल लाभ 2 लाख
49,000 रुपये था और सौम्या के आहरणों पर ब्याज 750 रुपये तथा विमल के आहरणों पर 250 रुपये था। यानी हमें ब्याज दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, लाभ एवं हानि विनियोजन खाता यानी पेंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, जो हमें अभी नहीं सीखा है, और साझेदारों के पूंजी एवं चालू खातों को तैयार करना है। तो इसको मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि इसमें पेंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की भी ज़रूरत पड़ती है। तो इसको पेंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अगले लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।